are moving on to part 6, that is the last part of this French revolution, page number 22. इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले समझेंगे रेवोल्यूशन ने कैसे लोगों की लाइफ बदली, उनकी सोच बदली, तो मेनली बात की। और सेकंड है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक नोट वो पढ़ेंगे ना। अब बात आती है रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ ऑफ इंडियन, रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इस बात में ये पढ़ना है कि कैसे रेवोल्यूशन ने लोगों की एवरीडे लाइफ को बदला, जो लाइफ चल रही थी लोगों की उसको बदला। देखिए पहली बात तो लोग जागरूक हुए रेवोल्यूशन से। जागरूक मतलब कि उन्हें समझ में आया कि अब हम लोग अगर हमें पावर हम एक साथ दिखाएं तो हम हमारे फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं, हम हमारे जीने का अधिकार या जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसे हटा सकते हैं। दूसरी बात, फिर एक टाइम ये भी हुआ कि अगर राजा की पावर अनलिमिटेड हो रही है तो हम राजा को भी हमारी पावर से हटा सकते हैं, और हटा के भी दिखाया लोगों ने, सेंट्रल वुमेन क्लब ने करके भी दिखाया। शुरुआत हुई थी, अब आप याद कीजिए 1789, जब लोगों ने एक गुस्साई भीड़ ने, क्योंकि राजा ने उनको असेंबली से निकाल दिया था, याद है वो वोट देने नहीं दिया था, तो उससे मैं असेंबली छोड़ के चले गए थे, नेशनल असेंबली, खुद की असेंबली बनाई थी। मेरे एडमंड एलिशियस वो जो दो थे लीडर बने थे उनके, जो खुद फर्स्ट और सेकंड स्टेट आ रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने थर्ड स्टेट का साथ दिया था। तो उन्होंने बेस्टिले पे अटैक कर दिया था 1789 में। गुस्साई भीड़ ने, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई थी, राशन की दुकानों के बाद बहुत भीड़ हो गई थी क्योंकि राशन खत्म होने लग गया था, धीरे धीरे प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो गुस्साई भीड़ ने अपने आगे वर्ड यूज किया था, एजिटेटेड क्राउड ने बेस्टिले पे अटैक कर दिया था 1789 में। तो राजा इससे डर गया था, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जिसके बाद वहां नहीं करी, अब हम जाएंगे तो राजा लाया था उसके बाद, और हम सबको चाहिए जो वो है एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, जिसका दूसरा नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लगभग दोनों का मतलब एक ही है। मतलब है क्या, ये बात हुई। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आज इंडिया के फंडामेंटल राइट में भी है, ठीक है। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, कल कोई और होगा या चेंज होगा या पहले के प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे, तो उस मतलब ये है कि वो सबसे उच्च शीर्ष पद पे बैठे हैं, बहुत मतलब प्राइम मिनिस्टर पूरा देश संभाल रहे हैं, ठीक है। ये तो आप इंडिया का एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए नॉर्थ कोरिया का, आपने सुना होगा डिक्टेटरशिप है, किम जोंग उन, वहां डिक्टेटरशिप है। और डिक्टेटरशिप का मतलब मैंने पहले बताया है कि जनता को आंसरेबल नहीं होती, जनता की कोई बात नहीं सुनी जाती है ना, सब उन पे हावी हो जाता है बस, है ना। दोनों में एग्जांपल, दोनों में अपने एग्जांपल इसके लिए इंडिया का और उत्तर नॉर्थ कोरिया का, ये समझने के लिए कि सेंसरशिप या स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या महत्व है हमारे लिए। तो देखिए बात सुनिए आप कि जो नॉर्थ कोरिया में चल रहा है स्पीच और एक्सप्रेशन, मतलब ये कि मान लीजिए राजा को डिसीजन लेता है, ऐसे नरेंद्र मोदी को डिसीजन लेता है, ठीक है। तो वहां राजा कितने से कितना खराब डिसीजन ले ले, मतलब वो बहुत एक्सट्रीम डिसीजन ले ले जो बहुत गंदा है, बहुत खराब है, बहुत दुखदायी है या बहुत डिस्क्रिमिनेटिंग है नॉर्थ कोरिया की जनता के लिए, तो भी वहां की जनता उसके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोल सकती, कुछ बोल नहीं सकती, अपने विचार प्रकट नहीं कर सकती। ना वहां कोई अखबार में उसके खिलाफ गलत छप सकता है, ना कोई न्यूज चैनल उसके खिलाफ बुरा दिखा सकता है। मतलब मैंने एक न्यूज में पढ़ा था, नॉर्थ कोरिया में जितने भी न्यूज चैनल है ना वो खुद किम जोंग उन की है, वही उन्हें ऑपरेट करता है। जिसका मतलब ये है वो उनके खिलाफ, उसके खिलाफ तो दिखाई नहीं सकता, कोई अखबार में गलत नहीं छाप सकता, कोई बुक्स नहीं छपेंगी, कोई मैगजीन नहीं छपेंगी, ठीक है। इंडिया का एग्जांपल है, नरेंद्र मोदी को डिसीजन लेते हैं, बुरा या अच्छा तो बात की बात है, पहले मीडिया वाले चढ़ जाते हैं उनको। आप अखबार ले लीजिए, मीडिया टेलीविजन ले लीजिए, मैगजीन्स वगैरह, हर जगह पे उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म, इसको हम बोलते हैं एक तरह की बुराई करना, किसी प्रूफ के साथ, किसी लॉजिक के साथ, उसे बोलते हैं क्रिटिसिज्म होती है। चलिए अच्छाई भी होती है, मना नहीं कर रहा कि सिर्फ बुराई होती है, दोनों ही अधिकार जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिया उसे बोलते हैं स्पीच और एक्सप्रेशन का। जैसे मान लीजिए मैं आज कोई डिसीजन होता है, कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ बोल सकता हूँ, उसके लिए बोल सकता हूँ, यानी कि मुझे अधिकार है कि मैं अपने कम से कम ओपिनियन तो रख सकता हूँ। ऐसा ही संसद में भी होता है, लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है। जैसे मान लीजिए आज गवर्नमेंट बीजेपी की है, लेकिन फिर भी कोई कांग्रेस का एमएलए एमपी चुन के जाता है, वहां पे लीडर हर पार्टी होता है, ऐसा तो नहीं पूरी संसद बीजेपी से बन गई, ऐसा नहीं, तो लीडर उसके ही पहुंचे, तो उनकी बात भी वहां पे सुनी जाती है। ऐसा नहीं होता कि उनको भगा देते हैं वहां से, उनको भी पूरी अपनी बात रखने का मौका मिलता है, उनके एरिया जो होता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है उसके लिए वो काम करवाते हैं, तो
तो उसके लिए वहां मांग रखते हैं। तो यानी कि ये सब क्या है, स्पीच और एक्सप्रेशन है कि मीडिया को हमने राइट दिए हैं, हमें राइट है बोलने का। हाँ, किसी के पर्सनल नहीं बोलेंगे, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अपनी लिमिट में रह के हम लोग विरोध कर सकते हैं। ऐसा ही मीडिया को भी दिया गया, अखबारों को भी दिया गया, मैगजीन को भी दिया गया। फ्रांस में 1789 के अटैक के पहले ऐसा नहीं था। लुई 16 की पॉलिसी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था। अगर बोलता है तो जेल है, उसके बाद पुलिस है, सेना है, उनके द्वारा उनको पकड़ा के भगा देता था। तो इसे बोलते हैं कि एक तरह से उन पे हावी हो जाना है, स्पीच और एक्सप्रेशन जो आपका फंडामेंटल राइट है उसका खंडन करना। तो सबसे पहले 1789 के बाद जब लुई 16 डर गया उनकी एक्टिविटीज से, जब बेस्टिले पे अटैक हुआ तो डर गया था, जब उसे 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी बोल दिया था। उसी समय उसने सेंसरशिप का भी एबोलिशन कर दिया कि ठीक है, आप मेरी परमिशन के बिना अखबार भी छपेंगे, वीडियो टेलीविजन तो होगा नहीं, मैगजीन्स भी छपेंगी और बुक्स भी छपेंगे, इनमें मेरे खिलाफ या नहीं बोला मेरे खिलाफ, आप कुछ भी लिखिए अपनी लिमिट में रह के, सही लिखिए उसमें, यानी कि मेरी कोई पाबंदी उसमें चढ़ जाएगी। सेंसरशिप पाबंदी होती है, हिंदी में लिख देते हैं, यहाँ पे आप लोग कॉपी में मत लिखिएगा पाबंदी, लेकिन फिर भी समझने के लिए सेंसरशिप पाबंदी होती है कि आपने मीडिया पे, लोगों पे जो पाबंदी लगा रखी है, मैगजीन्स पे, न्यूज़पेपर पे, बुक्स पे, वो हटा दी लुई 16। इसी का एक दूसरा पहलू आया कि उनको स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम मिली कि अब वो लोग इकट्ठे होते थे और बात करते थे कैसे फ्रांस को बदला जाए, कैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन लाया जाए, कैसे फ्रांस की किंग के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये सब वो बात कर सकते थे। पहले ही राइट्स किसी के पास नहीं थे, अगर ऐसा होता था तो जेल होती थी, उन्हें लटकाया गया था फांसी पर। अब धीरे धीरे पीपल अवेयर हुए अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए धीरे धीरे अवेयर होने लग गए। सैलून शॉप्स पे चाय की टपरी वगैरह में मिलते थे, बात करते थे कि कैसे अब फ्रांस में चेन लाया जाएगा, ये होगा। ये बहुत पहले होने लगे, लेकिन मैंने पहले भी बात का डिस्कशन किया था आप लोगों से। अभी समय चल ही क्या रहा है, 18वीं सेंचुरी, 150 साल बाद भारत को आजादी मिलेगी, तो हम उससे कंपेयर करें तो बहुत पहले फ्रांस की जनता अपने राइट्स के लिए अवेयर हुई, और इसीलिए आज भी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी आजादी, इक्वलिटी मतलब समानता, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, इन तीनों का संदेश पूरे विश्व को फ्रांस ने दिया, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि कितनी जल्दी वो लोग अवेयर हुए, किंग के खिलाफ रेवोल्यूशन किया और फ्रांस को बदला, तो इसका फल उन्हें ये मिला कि पूरा विश्व उनसे मोटिवेट हुआ इन चीजों को लेने के लिए। मैंने पहले नाम भी बताया, टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय जैसे लीडर्स इंडिया में फ्रांस से प्रेरित हुए, फ्रांस के आइडियाज, नेपोलियन के आइडियाज है। नेपोलियन का आइडिया मैंने आता बिल्कुल, उसने भी लिबर्टी, इक्वलिटी को बहुत ध्यान दिया, आजादी हो, समानता हो, सबको अपनी बात रखने का हक हो। तो ये चीजें फ्रांस से चली, बहुत शुरुआत में चल गई, इसलिए इसने पूरे विश्व पे प्रभाव डाला। तो ये रेवोल्यूशन एवरीडे लाइफ की, एवरीडे लाइफ लोगों की कैसे बदली। अब इसमें कंक्लूजन है, इसमें नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में लिखा हुआ है, उसको फिनिश करते ही उससे पार्ट 6 का सेकंड होगा और उसको खत्म करते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसे नोट जरूर करें आप। नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड एस्पेक्ट ऑफ 6 पार्ट। क्योंकि हमने जो पार्ट था 6 वाला, उसको 2 पार्ट में, तो रेवोल्यूशन एवरीडे लाइफ समझा, अब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। मैंने बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्योंकि फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, कोई लीडर नहीं मिला, तो एक नया लीडर फ्रांस में जन्म लिया उसने, वो था नेपोलियन बोनापार्ट। किस साल फ्रांस का राजा बना? 1804 में, 1804 में उसने खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया कि कोई राजा नहीं था, कोई लीडर नहीं था फ्रांस में। देखिए नेपोलियन की जो पॉलिसीज रही ना, शुरुआत में तो लोगों को ऐसा लगा कि यार तो बहुत अच्छा एक लीडर बन के उभरा है हमारे, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने समझ लिया कि इसकी जो मंशा है वो सिर्फ इन्वेडिंग फोर्स की, आगे पढ़ेंगे इसकी जो फोर्स है वो इन्वेड, बस कब्जा करना चाहती जगहों पे, पढ़ेंगे क्या को। तो इसने काम क्या किए, पहली बात तो कैप्चर नेबरिंग कंट्रीज, जितनी भी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज थी ना, उनको कैप्चर कर लेता था, अपनी सेना को भेजता था, उन्हें जब्त कर लेता था और अपने फैमिली मेंबर्स को वहां पे बिठाया था। जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है उनको जब्त करके उनसे युद्ध करके उन्हें जीतता था और अपने फैमिली मेंबर्स को वहां पे लग्जरियस लाइफ जीने के लिए भेज देता था, ऐसी लाइफ जो उन्हें चाहिए। कुछ अच्छे लॉज भी लाया, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, उस पे दूसरा
दूसरा बंदा है वो कब्जा नहीं कर सकेगा किसी तरीके से, यानी कि उसे पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। जैसे आज है हमारी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरे द्वारा रजिस्टर्ड है, मेरे नाम के द्वारा, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, तो उसे कोई नहीं कुछ कर सकता, जैसे अतिक्रमण वगैरह, या कोई उस पर अपना हक नहीं जमा सकता किसी भी तरीके से, वो इलीगल है। एक तो दिया एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स लाया, जो नाप तोल की वो चल रही थी, प्रथा चल रही थी उस समय पे, इतना वो उसको यूनिफॉर्म मतलब कि सेम करा सबके लिए, यूनिफॉर्म मतलब कि सेम कर देना। लेकिन शुरुआत में तो ये फ्रांस के लिए एक वर्ड आपकी बुक में लिखा है पेज नंबर 23 पे, कि ये फ्रांस का मॉडर्नाइजर बना। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि फ्रांस को मॉडर्न बना रहा है, धीरे धीरे करके एक ऐसी तरफ लेके जा रहा है, ऐसी दिशा की तरफ लेके जा रहा है कि फ्रांस का नाम पूरे विश्व में होगा, मॉडर्न नेशन कहलाएगा। लेकिन एक समय आया कि लोगों को पता लगने लग गया कि इसकी जो फोर्स है, जो इसकी सेना है, इसकी पुलिस है, वो एक इन्वेडिंग फोर्स का काम करती है, बस कब्जे करती है हर जगह पर, आसपास के नेबरिंग कंट्रीज को पकड़ रही है, लड़की कब्जा कर लेती है। अच्छा युद्ध वगैरह लड़ रही, लड़ते इनके पैसे चल रही है, इनके टैक्स पे लड़ रही, चलो लड़ा, उसके बाद जीता। यूं भी नहीं कि फ्रांस की जनता को दे दिया कुछ, नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने लोगों को जाके वहां पे बिठा दिया, उन्हें अच्छी लाइफ के लिए, उन्हें वो बांट दिया, ठीक है। लेकिन एक बात है कि इसका काल बहुत लंबा भी नहीं चला, 1804 से 1815, मात्र 11 साल ये राजा रहा। उसमें इसने ये जो कुछ किया कि पहले तो मॉडर्नाइजर के रूप में उभरा, फ्रांस का मॉडर्नाइजर, यानी कि फ्रांस को मॉडर्न बना रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों को इसकी असली मंशा पता लगा और इसकी जो फोर्स को लोग इन्वेडिंग फोर्स करने लगे कि ये बस कब्जा करने के लिए फ्रांस में आई। हालांकि एक बात मानी जा सकती है, नेपोलियन बोनापार्ट की आइडियाज थे, जो मैंने पहले भी जिक्र किया जिसमें लास्ट वीडियो में, लिबर्टी वगैरह के, इक्वलिटी के, फ्रीडम के, वो पूरे विश्व में फैले। आज भी नेपोलियन बोनापार्ट इस चीज में जाना जाता है कि इसने देखिए ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करना, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स करना, यानी कि सबके लिए हर चीज बराबर कर देना। यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है ना कि जो हर चीज सबके लिए इक्वल हो, बराबर हो, वो चीज इसने करी। तो इसको माना जाता है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम का, तो ये अच्छा पक्षधार था, उसको करता था सपोर्ट, ठीक है। 1815 में बैटल होती है, वाटरलू की बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल लड़ने का खूब शौक था इसको, है ना, क्योंकि अगर आपको दूसरी नेशन पे कब्जा करना है, उन्हें इन्वेड करना है, उन्हें अपने टेरिटरी में मिलाना है, तो वो तो युद्ध से ही संभव हो सकता है। ऐसे एक युद्ध इसने 1815 में लड़ा, तो इसके लाइफ का आखिरी युद्ध भी हो जाएगा, क्योंकि लड़ा किसके खिलाफ, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिए, बुक में भी नहीं लिख रहा है। बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू जगह है बेल्जियम में, बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप की, BELGIUM, बेल्जियम, वहां पे लड़ा। प्रॉब्लम इसके साथ ये हुई, ये तो रह गया अकेला, फ्रांस तो अकेला था, लड़ा गया ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश यूके है ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा गया, यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ। ब्रिटिशर्स के साथ 6 कंट्रीज शामिल थी, कितनी, 6, ब्रिटिश को मिला के, यूके को मिला के 6 कंट्रीज, यानी 5 कंट्रीज और थी, अमेरिका उनमें से एक थी, नीदरलैंड थी। तो नॉर्मल सी बात है कि 1 वर्सेस 6 हो गया, आपके पास तो एक ही देश की सेना है, उसके पास 6 देशों की सेना है। तो वाटरलू के मैदान में बैटल हुई, तो फ्रांस के राजा था नेपोलियन बोनापार्ट, एम्परर था, वो हारा। और इसी के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये बैटल इंपॉर्टेंट है वाटरलू को, ये नहीं पूछा किसी खिलाफ हुई, क्योंकि आपको उसमें है ही नहीं, लेकिन फिर मैंने नॉलेज के हिसाब से बता दिया, फ्रांस वर्सेस ब्रिटिश लेड कोलिशन, ऐसे लिखना है आपको, फ्रांस वर्सेस ब्रिटिश लेड एलईडी कोलिशन। कोलिशन मतलब कि एक पार्टी या एक झुंड जो उनके द्वारा बनाया गया था सपोर्टर्स का, COALITION, इसलिए दिखा है कॉपी में, ब्रिटिश लेड कोलिशन। तो इनके बीच हुई, इसमें नीदरलैंड था, अमेरिका था, ठीक है, और 2 कंट्री, 6 कंट्रीज टोटल थी, और उसमें नेपोलियन हारा पूरी तरह से, और इसे एंड ऑफ नेपोलियनिक एरा, एंड ऑफ नेपोलियनिक एरा बोला जाता है। नेपोलियनिक, NAPOLEONIC, एरा, ERA, एरा मतलब होता है एक काल, क्योंकि नेपोलियन का जो समय चला वो फेमस चला, नेपोलियन फेमस राजा था, पूरे विश्व में फेमस हुआ, तो उसका एंड माना जाता है, एंड ऑफ नेपोलियनिक एरा, कि अब नेपोलियन एरा खत्म हो चुका है, नेपोलियन अब वापस कर देगा, कभी नहीं बैठेगा, वो बाहर हो चुका है। अब धीरे धीरे करके फ्रांस में डेमोक्रेसी आ जाएगी और नया प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, सारा आ जाएगा, ठीक है, वो अब लगभग खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए बात, क्वेश्चन आप लिखिए, एक तो इसके लिए एक ही क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, अब लिख लेंगे कब वो राजा बना, कब वो बैटल में हारा, और बीच में उसने क्या
क्या अपने काल में किया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जानकारी है, जो आपके टेस्ट होंगे फर्स्ट टेस्ट, उसमें 2 चैप्टर्स आएंगे। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि पूरा हो गया है इस टॉपिक के साथ, और सेकंड है इकोनॉमिक्स का द विलेज ऑफ पालमपुर। और शायद अगस्त के अराउंड आपके टेस्ट होंगे, अगस्त के फर्स्ट वीक या जुलाई के लास्ट वीक में, जब भी होते हैं आपको इन्फॉर्म पड़ जाएगा, डेट शीट आ जाएगी। तो 2 चैप्टर आएंगे 9th में, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड सेकंड इन इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ पालमपुर। वो स्टोरी ऑफ पालमपुर हम पढ़ेंगे। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा हो गया है, इसे ढंग से जो भी क्वेश्चन मैंने दिए आप करें ढंग से कॉपी में, सब फेयर कॉपी में होना चाहिए। जब मैं स्कूल खुलेंगे तो चेक होंगे जो ये बोर्ड पे रहेगा ये सब। और फिर सेकंड थिंग, आपके जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ कंटिन्यू उसको आंसर करेंगे आपको, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस मैं बोल रहे हैं सब इनके आंसर बुक में भी हैं, एनसीईआरटी बुक्स में, प्लस जो बोर्ड पे लिखा रहा हूं उसमें छुपे हुए हैं, तो काफी आसान हो जाएगा आपको अपने आप लिखेंगे तो। और इसी के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी खत्म हो गया है, तो अब विलेज ऑफ पालमपुर पढ़ेंगे अगले लेक्चर से। इसे नोट कर लीजिए लास्ट